अभिमन्यु बड़बड़ाता है, नहीं, मुझे वो यक्षिणी से ज्यादा पुरानी बला नहीं लगती। अगले ही पल अभिमन्यु अपना फैसला बदलते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं नहीं, हो भी सकती है। यक्षिणी के बारे में सब जानते हैं क्योंकि वो घाट पर शिकार करती है। कई लोगों ने उसे देखा था, पर बस उस काले साए को ही नहीं देखा। हमने भी उस साए को ग्रेवयार्ड कोठी में ही देखा है। हो सकता है वो काला साया हमेशा से ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहा हो, जिस कारण गांव का कोई भी व्यक्ति उसे देख नहीं पाया हो, क्योंकि सब लोग ग्रेवयार्ड कोठी आने से डरते थे, यक्षिणी के डर के कारण। अभिमन्यु की सारी बातें दिलीप के सर पर से जा रही थी। उसके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु क्या कह रहा था। दिलीप चिढ़ते हुए अभिमन्यु से कहता है, तो कहना क्या चाहता है अभिमन्यु, सीधे सीधे बोल। कैसे पता लगाएगा कि वो काला साया किसका है और वो क्या चाहता है? अभिमन्यु नर्म लहजे के साथ कहता है, बता रहा हूँ अंकल जी, सब बता रहा हूँ, आप सब्र तो रखिए थोड़ा। इतना आसान नहीं है उस काले साये के मकसद के बारे में पता करना। पहले ये तो पता करने दीजिए कि आखिर वो काला साया है कौन। दिलीप खामोश हो जाता है। अभिमन्यु आगे कहता है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ग्रेवयार्ड कोठी में रहने नहीं जाते तो हमें भी उस काले साये के बारे में कभी पता नहीं चलता। हो सकता है हमसे पहले जो लोग ग्रेवयार्ड कोठी में रहे हैं उन्होंने भी उस काले साये को देखा हो। अभिमन्यु दिलीप को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, अभी थोड़ी देर पहले जानकी आंटी ने कहा था कि आप पहले ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहते थे। क्या आपने कभी उस काले साये को देखा था? दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, अभिमन्यु तुम मूर्ख है क्या? अभी तो मैंने तुझसे कहा कि मैंने उस काले साये जैसी चीज को अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है, और तू है कि बार बार वही सवाल पूछ रहा है। अभिमन्यु दिलीप की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और बल्लू की तरफ देखने लग जाता है। बल्लू समझ जाता है कि अभिमन्यु के देखने का क्या मतलब है और वो भी धीरे से कहता है, नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा। बल्लू के बाद अभिमन्यु जानकी की तरफ देखता है। जानकी कहती कुछ नहीं, बस डरते हुए ही ना में अपना सिर हिला देती है, तो अभिमन्यु उसकी बात समझ जाता है। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, और कौन है फिर जो ग्रेवयार्ड कोठी में रहा हो आप लोगों के अलावा? दिलीप कहता है, और कोई नहीं रहा है, वो हमारी पुश्तैनी कोठी थी। कायर दिलीप को टोकते हुए कहता है, वो आपकी पुश्तैनी कोठी कैसे हो सकती है? मैंने तो सुना था कि वो अंग्रेजों की कोठी थी, उन्होंने ही उसे बनाया था। दिलीप कहता है, ये सब अफवाहें हैं, वो कोठी कोई अंग्रेजों ने नहीं, मेरे पूर्वजों ने बनाई थी। उस वक्त काफी धन था हमारे पूर्वजों के पास, फिर अंग्रेज आ गए और उन्होंने हमसे हमारा धन तो छीना ही, साथ में कोठी भी। बस मेहरबानी उनकी ये रही कि उन्होंने हमारे पूर्वजों को वहां से निकाला नहीं, वहीं पर रहने दिया, और जब अंग्रेज चले गए तो कोठी मेरे पूर्वजों को वापस से मिल गई। तब से हम ही रहते आ रहे हैं वहां पर। पहले उस कोठी को शमशान कोठी कहते थे क्योंकि वो शमशान पर ही बनी है, पर अंग्रेजों के आने के बाद ग्रेवयार्ड कोठी कहने लगे। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, अगर वो आप लोगों की पुश्तैनी कोठी थी तो फिर आपने उसे छोड़ा क्यों? दिलीप अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, छोड़ा नहीं, छोड़ना पड़ा। अभिमन्यु तुरंत पलटकर पूछता है, छोड़ना पड़ा पर क्यों? दिलीप गुस्से के साथ कहता है, उस पागल अनुराग के कारण। जैसे ही युग दिलीप के मुंह से अनुराग का नाम सुनता है वो हड़बड़ाहट के साथ कहता है, क्या कहा आपने? मेरे पापा के कारण? दिलीप गुस्से के साथ कहता है, हाँ, तेरे बाप के कारण। वो पागल कहता था खिड़की से नदी के पास यक्षिणी दिखती है जो हाथ में कमल का फूल पकड़े टहलती रहती है। सिर्फ यक्षिणी ही नहीं, और भी पता नहीं क्या क्या चीजें दिखती थी। वो अजीब अजीब बातें किया करता था। पापा के गुजर जाने के बाद तो उसका पागलपन और बढ़ गया था। मैंने सोच लिया था मैं उस पागल के साथ नहीं रहूंगा, इसलिए मैं इस हवेली में रहने आ गया। यहाँ कोई नहीं रहता था, तब खाली पड़ी थी। मैं अकेले इस डरावनी हवेली में रह सकता था, पर उस पागल अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में कभी नहीं। सभी लोग खामोशी के साथ दिलीप की बात सुन रहे थे। दिलीप अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, वो अनुराग भी ज्यादा साल ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रहा था। 1 साल बाद ही वो शहर चले गया था कामकाज की तलाश में, पर 10 साल बाद ही वापस लौट आया, और जब लौटा तो पता नहीं क्या जुनून सवार हुआ उस पर। कहता था कि यक्षिणी की कहानी लिखनी है, उसी के लिए आया हूँ। मैंने सब कुछ भुलाकर उसे हवेली में रुकने का भी न्योता दिया था, पर वो नहीं माना। ग्रेवयार्ड कोठी गया और वहीं पर रहने लगा। कहता था वहीं से यक्षिणी दिखती है, वहीं से उसकी कहानी लिखूंगा। पागल कहीं का। युग गुस्से के साथ कहता है, मेरे पापा पागल नहीं थे, समझे आप? मेरे पापा को पागल कहना बंद कीजिए। दिलीप गुस्से के साथ ही पलट कर कहता है, पागल को पागल नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? उसने खुद अपनी मौत को न्योता दिया था, और जो खुद अपनी मौत को न्योता देते हैं उन्हें पागल ही कहते हैं। कितना समझाया था उसे कि मत जा ग्रेवयार्ड कोठी, मत लिख यक्षिणी की कहानी, पर वो नहीं माना। उसका अंजाम क्या हुआ? मर गया ना आखिर। वो मार दिया ना उस यक्षिणी ने उसे। ना वो कहानी लिखता यक्षिणी पर, ना यक्षिणी उसे मारती। युग नम आंखों के साथ कहता है, यक्षिणी ने पापा को उस पर कहानी लिखने की वजह से नहीं मारा था। दिलीप तुरंत पूछता है, फिर किस वजह से मारा था? युग कहता है, बिसाहा की वजह से। यक्षिणी ने पापा के साथ बिसाहा किया था। दिलीप अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, क्या कहा? बिसाहा?
क्या बिसाह किया था अनुराग ने यक्षिणी के साथ? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ये तो मुझे नहीं पता, पर पापा ने कुछ न कुछ बिसाह तो जरूर किया था यक्षिणी के साथ। वंदना मन ही मन सोचने लग जाती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये यक्षिणी ने आखिर कितनों के साथ बिसाह किया है, कितनों को मौत का गुलाम बनाया है। मैंने तो उसे अनुराग के साथ कमरे में वो करते देख लिया था, इस वजह से उसने मेरे साथ बिसाह किया। पर अनुराग के साथ यक्षिणी ने बिसाह क्यों किया होगा? अनुराग ने क्या करते देखा होगा यक्षिणी को? कछुआ वंदना के मन की सारी बातें सुन लेता है और एक टक नजर से उसे घूरते ही रहता है। वंदना फिर मन में सोचती है, ये कछुए का बच्चा बहुत ठरकी हो गया है, घूरे ही जा रहा है। आज इतनी सुंदर लग रही हूँ क्या मैं, जो ये मुझे ऐसे ही देख रहा है? कमबख्त कहीं का। अभिमन्यु बड़बड़ाने लग जाता है। ग्रेवयार्ड कोठी आपके पूर्वजों की थी, फिर वहां अंग्रेज आए, उनके जाने के बाद फिर आपके पूर्वज रहे, फिर आप, फिर अनुराग अंकल। देखा जाए तो उस ग्रेवयार्ड कोठी में आपसे ज्यादा वक्त अनुराग अंकल ने बिताया है। दिलीप चिढ़ते हुए कहता है, हाँ उसी ने बिताया है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, हो सकता है कि अनुराग अंकल ने उस काले साए को देखा हो, वो उस काले साए के बारे में जानते हो। कायर फटाक से बोल पड़ता है, देखा भी हो तो क्या, वो थोड़ी तुझे ऊपर से आकर बताने वाले हैं कि उन्होंने काले साए को देखा था या नहीं। अनुराग अंकल तो कब के ऊपर चले गए, मेरा मतलब है कि कब के शांत हो गए हैं। अभिमन्यु फिर खुद से बड़बड़ाता है, वही तो, अनुराग अंकल तो कब के शांत हो गए, फिर कौन है जो ग्रेवयार्ड कोठी में रुका है और हमें उस काले साए के बारे में पता हो? कौन हो सकता है? कमरे के अंदर खामोशी छा जाती है। अभिमन्यु के खामोश होते ही सब लोग खामोश हो जाते हैं। अभिमन्यु कुछ सोच ही रहा था कि तभी जानकी धीरे से कहती है, चित्रा भी तो अनुराग के साथ 2-3 साल ग्रेवयार्ड कोठी में रही थी। जैसे ही जानकी चित्रा का नाम लेती है, सब हैरानी और खामोशी के साथ उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। कमरे के अंदर सन्नाटा छा जाता है। खामोशी को तोड़ते हुए बल्लू चित्रा की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ सही कहा बड़ी मालकिन आपने, छोटी मालकिन भी तो लेखक बाबू के साथ वहीं पर रहा करती थी। अभिमन्यु जानकी से पूछता है, चित्रा आंटी भी ग्रेवयार्ड कोठी में रहती थी, पर अब वो कहाँ पर है? वो तो। अभिमन्यु ये कहते हुए चुप हो जाता है। सवाल पूछते ही वो युग की तरफ देखने लग जाता है। उसे अपने कहे पर पछतावा होने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस बात को छेड़ दिया जो उसे नहीं छेड़ना चाहिए था। कुछ था जो वो युग से छुपा कर रखना चाहता था, पर आज बातों ही बातों में वो बात भी उसके मुंह से निकल ही गई थी। युग लंबी आह भरते हुए कहता है, कहाँ है मेरी माँ, क्या वो जिंदा है? शालिनी भी युग का साथ देते हुए सबको बारी बारी देखते हुए कहती है, कहाँ है चित्रा आंटी? दिलीप गुस्से के साथ कहता है, उस भगोड़ी का नाम मत लो मेरे सामने, खुद तो भाग गई और मुझे बर्बाद कर गई, भगोड़ी साली। दिलीप की बात सुनकर युग गुस्से से भर के और उसकी आंखें लाल हो गई थी। युग गुस्से के साथ कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? दिलीप युग की आंखों में देखते हुए कहता है, वही जो तू सुन रहा है, तेरी माँ भगौड़ी थी, भगौड़ी। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, मेरी माँ भाग नहीं सकती। दिलीप तुरंत कहता है, यही सच है युग, तेरी माँ एक भगौड़ी थी और तेरा बाप पागल। मुझे तो लगता है तेरे उस पागल बाप की वजह से ही वो किसी और के साथ भागी होगी। दिलीप की इस बात को सुनकर युग की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उन आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दिलीप को युग की आंखों में आंसू देखकर बहुत खुशी हो रही हो। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दिलीप अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, यही सच है युग, सच एक न एक दिन सबको कबूल करना ही पड़ता है और आज तुझे भी करना पड़ेगा। युग अपनी आंखों से अश्क बहाते हुए कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं। दिलीप अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, लगता है तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, तो चल तू अपनी बड़ी माँ से ही पूछ ले कि तेरी माँ भगौड़ी थी या नहीं। युग तुरंत जानकी की तरफ देखता है। जानकी की आंखें भी अश्कों से भरी हुई थी। वो अश्क देखकर समझ गया था कि सच क्या था। दिलीप आगे कहता है, और यदि तुझे जानकी की बातों पर भी विश्वास न हो तो अपने इन दोस्तों से पूछ ले जिन पर तुझे अपने आप से भी ज्यादा विश्वास है। युग तुरंत अपने दोस्तों की तरफ देखता है। उसके सभी दोस्तों की आंखें नम थी। दिलीप फिर कहता है, अगर तुझे अपने दोस्तों की बात पर भी यकीन ना हो तो जा गांव में किसी भी इंसान से पूछ ले, सब जानते हैं वो भगौड़ी भाग गई थी तेरे पागल बाप को छोड़कर, उसकी हरकतों के कारण। युग दिलीप की बातों पर ध्यान नहीं देता है और एक एक करके अपने दोस्तों को देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये बात पहले से पता थी? कछुआ हकलाते हुए कहता है, वो युग बात कुछ ऐसी थी कि कछुआ अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही युग उसे बीच में टोकते हुए गुस्से के साथ कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका सीधे सीधे जवाब दे। क्या तुम लोगों को ये बात पता थी? कोई कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है,
हाँ युग, पता थी, और मैंने ही सबको तुझे कुछ भी बताने से मना किया था। युग अभिमन्यु को हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, अभिमन्यु, तूने मना किया था? पर क्यों? अभिमन्यु जवाब देता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तू अपनी माँ से और नफरत करे। युग खामोशी रहता है। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, जब तू 13 साल बाद यहाँ पर वापस आया तो तुझे तेरे बचपन के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था, और माँ के बारे में तो बिल्कुल नहीं। पर तुझे ये याद था कि तेरी माँ ने ही तुझे तेरे पापा से अलग किया था, तुझे हॉस्टल भेज दिया था, जिस वजह से तू अपनी माँ से नफरत करता था। मैं अच्छे से जानता था कि जब तुझे पता चलेगा कि तेरी माँ किसी के साथ भाग गई थी तो तू उनसे और ज्यादा नफरत करने लग जाएगा, और मैं ऐसा कतई नहीं चाहता था, क्योंकि एक बेटे का अपनी माँ से नफरत करना ठीक नहीं, ये एक पाप है। माँ कैसी ही हो, अच्छी या बुरी, उसने हमें अपनी कोख से जन्म दिया होता है, और हमें उसका उम्र भर कर्जदार रहना चाहिए। युग अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, तुझे क्या लगता है अभिमन्यु, तेरी ये बातें सुनकर मेरे दिल में मेरी माँ के लिए नफरत कम हो जाएगी? तुझे नहीं पता अभिमन्यु, तूने ये बात मुझसे छुपाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरे दिल में मेरी माँ के लिए तो नफरत थी ही, साथ में तेरे लिए भी बन गई है। अभिमन्यु खामोशी रहता है। कछुआ बीच में दखल देते हुए कहता है, युग, अभी ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, हमें उस काले साए का पता करना है। हो सकता है चित्रा आंटी ने उस काले साए को देखा हो कभी ग्रेवयार्ड कोठी में। हमें चित्रा आंटी को ढूंढना होगा। कायर भी बात को बदलने के लिए कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग, हमें चित्रा आंटी को ढूंढना होगा। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है जो हमें उस काले साए के बारे में बता सकती है। युग गुस्से की आग के साथ कहता है, सही कहा, हमें चित्रा को ढूंढना होगा। आज से वो मेरी माँ नहीं, मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ चित्रा है, जिसे मुझे ढूंढना है, ये जानने के लिए नहीं कि उसने उस काले साए को देखा है या नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि उसने मेरे पिता को धोखा क्यों दिया। आखिर क्या गलती थी उनकी, क्यों वो उनको छोड़कर चली गई? मुझे चित्रा से मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।